खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 6th नंबर चैप्टर वंशागति का आणविक आधार आप लोग के सामने है। इसे रिवीजन के तौर पर देखें और 2026 में अधिक से अधिक नंबर लाएं। अब इस चैप्टर का जो नाम है वंशागति का आणविक आधार है। इससे पहले जो 5वां नंबर चैप्टर था वो भी वंशागति के नियम था। उसमें क्लियर हो चुका था कि वंशागति यानी वंश की गति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ पे वंश की गति का मतलब होता है आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होना। इस चैप्टर में 10 टॉपिक हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ की खोज, आरएनए संसार, प्रतिकृति, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन और मानव जीनोम परियोजना तथा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसमें जो पहला टॉपिक है डीएनए, इसे जानेंगे। इसे जानने से पहले ये जानना होगा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है या ये कहाँ से आता है। तो न्यूक्लिक अम्ल आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया भी है, यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, एक का नाम डीएनए और दूसरे का नाम आरएनए होता है। जो ये डीएनए है इसमें पेंटोज शर्करा लगा होता है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे पेंटोज शुगर। और इसी पेंटोज शुगर में अगर नाइट्रोजनी क्षार मिला देते हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन इत्यादि, तो इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड होता है। और तीसरा चीज इसमें जैसे ही मिलाते हैं फास्फोरस तो इसका नाम बदल जाता है और नाम हो जाता है न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर इसी न्यूक्लियोटाइड की संख्या 1 से अधिक हो जाए तो उसका नाम हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को रियल में वास्तविक तौर पर डीएनए इत्यादि बोला जाता है। जब यह डीएनए कोशिका विभाजन में भाग लेता है तो इसका नाम बदल जाता है और कहलाता है गुणसूत्र। यही गुणसूत्र को जब ये धागे नुमा संरचना में होता है तो इसे क्रोमेटिन का नाम दिया जाता है। क्रोमेटिन के 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन जो है वह ढीला भाग सक्रिय भाग होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है क्रोमेटिन का वह भाग है जो बंधा हुआ होता है, असक्रिय होता है, तो वह हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। अब इस अगले पेज में हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक क्या चीज है। तो यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है। टॉपिक फर्स्ट है डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। ये बोला गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही डीएनए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की संरचना देखनी है जो चित्र में हम लोग को आसानी से दिखेगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना इस तरह से एग्जाम में बनाने होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये पेंटोज शर्करा है, यहाँ फास्फोरस है और ये ATGC नाइट्रोजनी क्षार है। यह एक कुंडली को दिखाया गया है, जबकि डीएनए द्विकुंडलित होता है जो अगले पेज में दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे दिया हुआ है कि फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी और इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया था? इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। उसके बाद आगे चलते हैं तो मोरिस बिलिंगसन
और रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में, याद रखना होगा, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया था। उसके बाद इसी डीएनए की बात होगी। डीएनए क्या होता है, तो लिखा है कि यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो अगले चित्र में दिखाई देगा। उसके बाद दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवंता रखती है। ध्रुवंता यानी एक 5 से 3 के दिशा में, तो दूसरा 3 से 5 की दिशा में। तीसरी बात है, दोनों रजकों के क्षार आपस में किस बंध द्वारा बंधे होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। ये हम लोग को इस चित्र में साफ दिखाई देगा, दिख रहा है। द्वीप कुंडली में 2 धागे होते हैं, एक की दिशा 3 से 5 की ओर और दूसरे की दिशा 5 से 3 की दिशा में होता है। और दोनों कुंडली में नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़े होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। इसमें दिया भी है कि दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है। दक्षिणावर्ती का मतलब घड़ी की सुई के अनुसार दक्षिणावर्ती होती है। उसके बाद है, द्वीप कुंडली में क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं, जिसमें इसमें ए, टी, जी, सी क्षार हैं और युग्म यानी उनका जोड़ा। तो यहाँ देखेंगे टी के ऊपर ए और ए के ऊपर टी है, यहाँ सी के ऊपर जी और यहाँ पे जी के ऊपर सी है। यहाँ याद रखना होगा कि ए टी आपस में जुड़े होते हैं और जी सी आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उस और देखेंगे इसमें कि द्वीप कुंडली में एक क्षार युग्म की सतह ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। आगे इसमें चित्र में साफ दिखाई देगा, यहाँ पे एक समीकरण बनी हुई है कि डीएनए अपना डीएनए खुद बना लेता है। उस विधि को प्रतिकृति कहते हैं। प्रतिकृति के द्वारा डीएनए अपना डीएनए खुद बनाता है, स्वयं बना लेता है। इसे हम लोग इंग्लिश में जीरोक्स, फोटोकॉपी, डुप्लीकेट इत्यादि बोलते हैं। डीएनए ही आरएनए का निर्माण करता है और उस विधि को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो आरएनए लिया गया है वो है मैसेंजर आरएनए और यह प्रोटीन का निर्माण करता है और उस विधि को रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहा जाता है। यहाँ जो प्रोटीन बन रहा है इसमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड भाग लेते हैं। 20 प्रकार के, दुनिया में कितने होते हैं? 150 से 200 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 20 प्रकार का एमिनो अम्ल हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। आगे देखेंगे, टॉपिक है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। डीएनए क्लियर है, जान चुके हैं। पेंटोज शर्करा होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है, फास्फोरस होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, उसे हम डीएनए बोलते हैं। कह रहा कि कुंडली होता है यानी इसमें एक नहीं 2 होते हैं और घुमावदार होते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब एक जगह पैक कर देना, स्थिर कर देना। मानव के शरीर में जो डीएनए की लंबाई है वो लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। अब ये समझे कि मानव शरीर की कोशिका जिसे हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती, उस कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए 2.2 मीटर के आसपास पैकेज होती है। आखिर किस तरह से और कैसे? उसी तरह अगर ई कोलाई बैक्टीरिया का देखें तो ई कोलाई में जो डीएनए होती है वह लगभग 1.36 मिलीमीटर लंबी होती है और यह भी उसमें अवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, मानव कोशिका से भी छोटी कोशिका होती है बैक्टीरिया की। तो कैसे वो जुड़ी होती है, तो यहाँ चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये डीएनए है और ये प्रोटीन को बांधे रखा है। डीएनए पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है। यहाँ जो प्रोटीन है इसका नाम हिस्टोन है। इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन है, यहाँ पे लिखा भी है H1 हिस्टोन है। इस हिस्टोन पर जो चार्ज होता है वो
प्लस का होता है और इस तरह से ये आपस में बंधे होते हैं। जो हिस्टोन होता है वह 4 हिस्टोन ऐसे या फिर 4 हिस्टोन 8 हिस्टोन आसी पास में जुड़े होते हैं, तो इस हिस्टोन्स को हिस्टोन अष्टक के नाम से जाना जाता है। जब यह डीएनए हिस्टोन को बांधे रहता है तो इसे न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। डीएनए किसको बांधे रखा है? प्रोटीन को। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन किस रूप में था? अष्टक के रूप में था, तो उसे न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगले पेज में हम देखेंगे, यहाँ पे क्रोमेटिन की चर्चा किया हुआ है। क्रोमेटिन मैंने बताया था कि गुणसूत्र जब धागे नुमा संरचना में होती है तो उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमेटिन 2 तरह के होते हैं, एक हो गया यूक्रोमेटिन और एक हो गया हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ पे दिया हुआ भी है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वह ढीला बंधा होता है, सक्रिय होता है और विभाजन में भाग लेता है। हेट्रोक्रोमेटिन बंधा हुआ भाग होता है, असक्रिय होता है, कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता है। उसके बाद का टॉपिक जो है, मेन टॉपिक, आनुवंशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई। जैसे न्यूक्लिक अम्ल का खोज कैसे हुआ, डीएनए आरएनए का कैसे पता चला। तो दिया हुआ है, बात यहाँ 1926 की है और उस समय वैज्ञानिक जो लोग थे वो थे ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हैंड मॉर्गन इत्यादि वैज्ञानिकों के द्वारा 1926 में ही ये क्लियर हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए और वो 2 साल बाद आए 1928 में, नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो जिस बैक्टीरिया का कारण निमोनिया होता है उसमें इन्होंने खोज किया और बताया आनुवंशिक पदार्थ के बारे में। ऐसा करने के लिए उन्होंने चूहे को प्रैक्टिकल में यूज किया। उन्होंने 2 बैक्टीरिया लिया निमोनी का, एक एस प्रभेद वाला, एस का मतलब होता है स्मूथ, स्मूथ का मतलब हुआ चिकना, और आर प्रभेद का मतलब होता है रफ, रफ का मतलब होता है खुरदरा। यानी वह बैक्टीरिया जिसके ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है उसे एस प्रभेद, स्मूथ प्रभेद बोलते हैं, और जिस पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता रफ प्रभेद। अब आप कहेंगे कि एस प्रभेद से और आर प्रभेद में कौन लाभदायक कौन हानिकारक होगा, तो जिस पर स्मूथ हो, प्रोटीन का आवरण हो, वह हानिकारक होगा और जो रफ है वो हानिकारक नहीं होगा। यहाँ एस प्रभेद बैक्टीरिया को, निमोनी बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर जाता है। वही अगर रफ प्रभेद यानी आर प्रभेद की बात करें, उसे चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहा जीवित रहता है, जीवित रहता है। दूसरा काम क्या करेंगे कि इसी एस प्रभेद को ताप पर रखकर मृत कर देंगे, तब उसे चूहे में प्रवेश कराया जाएगा, तब चूहा नहीं मृत होता है, जीवित रहता है। अब इस मृत एस प्रभेद को आर प्रभेद जो सजीव था, मरा नहीं है, यहाँ पे मृत है, इन दोनों को मिलाकर चूहे में स्थानांतरित कर देने से चूहा मर जाता है। जबकि एस प्रभेद मृत था, फिर चूहा क्यों मरा? यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो मृत प्रभेद था उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ था जो आर प्रभेद के अंदर प्रविष्ट हुआ और उसके कारण वो चूहे की मृत्यु हुई। तो इस तरह से कुछ जो गया दूसरे में वो आनुवंशिक पदार्थ था, ऐसा मानना किसका था? तो नाम से क्लियर है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। इसके बाद एक और सिद्धांत आया। इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। ये माना गया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है और इसे साबित करने के लिए जो लोग आए उसमें नाम था, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेस, टाइम था 1952 में। उन्होंने विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, विषाणुओं पर। उस विषाणु का नाम था जीवाणु भोजी, यहाँ चित्र में दिया भी है, जीवाणु भोजी है, यानी जीवाणुओं को मारने वाला। और इसमें देखेंगे यहाँ पे ये बैक्टीरिया है,
इस बैक्टीरिया के ऊपर ये जीवाणु भोजी यानी ये जीवाणु है और इसके ऊपर जीवाणु भोजी आकर बैठता है और अपने बॉडी से कुछ आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर प्रविष्ट करा देता है। देख ही रहे होंगे अंदर प्रविष्ट हुआ और इसका जब परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि इसके अंदर सल्फर नहीं था। क्या नहीं था? सल्फर नहीं था, सल्फर बाहर ही रह गया। इसके अंदर क्या पाया गया? इसके अंदर फास्फोरस था और फास्फोरस आनुवंशिक पदार्थ में होता है जबकि सल्फर नहीं होता है। इससे साबित होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या हैं। आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या हैं? तो आनुवंशिक पदार्थ के गुण जो है दिया हुआ इसमें, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। डीएनए अपना डीएनए स्वयं बना लेता है। उसके बाद दूसरी बात क्या दिया है कि इससे रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, तभी वह आनुवंशिक पदार्थ है। स्थिर होना चाहिए, तो डीएनए स्थिर था, आरएनए अस्थिर था। आगे देखेंगे इनमें धीमे परिवर्तन की संभावना होती है। डीएनए में जो परिवर्तन होता है धीमा होता है, यह साबित करता है कि यह आनुवंशिक पदार्थ है। और इसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। जैसा मेंडल ने बातें कहा उसके अनुरूप हो तो समझ में आता है कि वह आनुवंशिक पदार्थ है। अगले पेज में देखेंगे हम लोग, अगले पेज में देखेंगे तो अगले पेज में आरएनए संसार नामक टॉपिक है। आरएनए संसार का मतलब हुआ कि आरएनए के बारे में पूर्ण जानकारी। तो सर्वप्रथम ये पता चला था कि आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, लेकिन आरएनए अस्थिर होता है। जब तक ये स्थिर नहीं होगा तब तक इसे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो स्थिर जो था वो डीएनए है, इसलिए डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। यहाँ पे आरएनए जो है वह देखेंगे यहाँ पे तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक आरएनए का नाम संदेशवाहक आरएनए, स्थानांतरण आरएनए और राइबोसोमल आरएनए है। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। अगला जो टॉपिक इसमें दिख रहा है वह है प्रतिकृति। प्रतिकृति क्या है इसे बताने के लिए एक आया कौन था? वाटसन और क्रिक ने। टाइम था 1953। डीएनए अपना डीएनए जिस विधि से बनाता है, स्वयं बना लेता है, उस विधि को प्रतिकृति कहते हैं। जिसे मैंने बोला था कि आप इसे जीरक्स बोल सकते हैं, फोटोकॉपी बोल सकते हैं, डुप्लीकेट बोल सकते हैं डीएनए का, या उसकी संतति भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि डीएनए दिखता, उसकी प्रतिकृति समझने के लिए टेम्पलेट बनाया जाता है। लिखा है प्रतिकृति द्विशाख। इसमें जो होता है एक साइड जो है सतत होता है और दूसरी साइड असतत है। सतत में दिख रहा होगा कि ये लाइन कंप्लीट है और ये लाइन बीच बीच में अनकंप्लीट है, तो असतत संश्लेषण है। ये आगे इसमें संश्लेषण होगा। इसमें दिशा देखनी होती है कि 5 से चलेगा तो 3 पे खत्म होता है और ये 3 से चलेगा तो 5 पे। इसके बीच में जो ये है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 5 डेज और ये जाएगा 3 डेज पे खत्म। जब ये 3 डेज पे खत्म होगा तो ये 5 डेज और ये लास्ट में जाएगा 3 डेज के पास। तो इस तरह से डीएनए टेम्पलेट बनाया जाता है। इसमें एंजाइम भी भाग लेते हैं इस क्रिया में, यानी संश्लेषण में एंजाइम तो लगेगा। और एंजाइम कौन कौन से लगेगा? तो आप लोग इसमें एक डीएनए लाइगेज, पहले से हम जानते हैं कि लाइगेज का काम जोड़ना होता है। डीएनए को टुकड़े को जोड़ने का कार्य जो एंजाइम करता है उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। आगे देखेंगे अगले पेज में, तो अगले पेज में जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है अनुलेखन। अनुलेखन, अनुलेखन का मतलब होता है कि डीएनए के द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है, तो उस विधि को अनुलेखन या इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये अनुलेखन की जो इकाई होती है, आखिर कैसे अनुलेखित होता है, तो उसमें याद रखना है उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक।
दूसरे नाम से याद कर सकते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर, 3 तरह से होता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो डायग्राम में आप देखेंगे कि उन्नायक शुरू में है, यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, अनुलेखन का आरंभ स्थान है। और बीच में याद रखना, पहला नंबर ये याद रखना है, दूसरा संरचनात्मक जिन याद रखना है, और तीसरा जो है समापक। 3 इकाई होते हैं। तो उन्नायक प्रारंभ करेगा, संरचनात्मक जिन में संरचना बनते हुए जाएगा, और जब बन जाए तो उसका समापन होना चाहिए। तो 3 इकाई होता है, उन्नायक, संरचनात्मक जिन और समापक। बीच में याद रखने वाले नाम टेम्पलेट रज्जु है और कोडिंग रज्जु है। इस तरह से ये चित्र एग्जाम में बनाने होते हैं। इसके बाद देखेंगे जो अनुलेखन इकाई के जो जीन होते हैं उसका नाम आप याद कर सकते हैं। एक होता है सिस्ट्रान, दूसरा होता है इंट्रान भी होता है, और एक तीसरा जो होता है वो है एक्जान। इसमें ज्यादातर कोशिश होती है कि हम सिस्ट्रान को याद करें और दूसरा एक्जान को याद करें। किसी किसी अनुलेखन इकाई का जो जीन होता है उसमें सिस्ट्रान आरंभ करने वाला, एक्जान पर समाप्त होता है। और ये जो बीच की हिस्सा है इसमें भी तो कुछ होता होगा, तो उसे इंट्रान बोलते हैं। नाम से क्लियर है, इन का मतलब बीच में इंट्रान होता है। तो अनुलेखन इकाई के जो जीन होते हैं वह सिस्ट्रान, इंट्रान और एक्जान या सिस्ट्रान एक्जान होते हैं। आगे देखेंगे अगले पेज में हम लोग, तो इसमें दिया है कि आरएनए के प्रकार और अनुलेखन प्रक्रम। आरएनए के प्रकार, तो आरएनए के जो प्रकार होते हैं वह 3 होते हैं। एक का नाम मैसेंजर आरएनए, याद कर लेना है, मैसेंजर आरएनए। दूसरे का नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरे का नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए है, उसका जो काम होता है वह केंद्रक में मैसेज देने का काम करता है कि प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की जाए। प्रोटीन बनाने के लिए जो पदार्थ लगते हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान यानी केंद्रक से बाहर राइबोसोम के पास ले जाने का काम जो आरएनए करता है उसका नाम ट्रांसफर आरएनए है। और वहां पर राइबोसोम के पास जो आरएनए स्थित होता है, प्रोटीन बनाने में राइबोसोम को सपोर्ट करता है, तो उसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। तो इस तरह से आरएनए का प्रकार हम लोग ने समझा। आरएनए का प्रकार समझा। इसमें दिया अनुलेखन का प्रकार, तो अनुलेखन का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्नायक होता है, इसमें पॉलीमरेज लगे होते हैं और इस तरह से डीएनए बनता है या आरएनए इत्यादि बनता है। आरएनए पॉलीमरेज है, जब तक एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक क्रिया संपन्न होती नहीं है। तो अगले पेज में हम लोग देखेंगे, अगले पेज में जो टॉपिक है उसका नाम आनुवंशिक कूट है। आनुवंशिक कूट, इसको इंग्लिश में जीनेटिक कोड बोलते हैं। जीनेटिक कोड बोलते हैं। हमारे शरीर की जितने भी गुण होते हैं वह जेनेटिक कोड में स्थित होते हैं और वह पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में स्थानांतरित होते हैं, यानी जनक से उसके संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर स्थानांतरित होते हैं, वह है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो होता है वह ट्रिपलेट के रूप में होता है, 3 की संख्या में होता है, जैसे किताब में दिया हुआ है AUG, नहीं तो UUU, ट्रिपलेट के रूप में होता है। यह आनुवंशिक कूट है जिसमें हमारे सारे गुण छिपे रहते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि जो आनुवंशिक कूट होता है वह त्रिक होता है, 3 की संख्या में होता है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। उसके बाद 3 प्रकूट और होते हैं, इसका मतलब 61 प्लस 3 होता है 64। 64 का एग्जाम कुछ इस तरह से देगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऑप्शन में देता है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 का वैल्यू होता है 64। तो ऐसे करना होगा।
आगे इसमें दिया हुआ कि एक प्रकुट केवल एक अमीनो अम्ल का कुट लेखन करता है। कह रहा है कि एक प्रकुट जो है एक ही अमीनो अम्ल को प्रकुट कुट लेखन करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, या उसका गुण उसमें छिपा रहता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कुछ अमीनो अम्ल का कुट लेखन एक से अधिक प्रकुटों द्वारा होता है। जरूरी नहीं कि एक अमीनो अम्ल का कुट एक प्रकुट करे, तो एक से अधिक भी हो सकता है, इसे अपसाहित कुट बोलते हैं। और एक अगर कुट करेगा तो असंदिग्ध या और विशिष्ट होगा। आगे दिया है कि प्रकुट दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं। दूत आरएनए में, याद रखना होगा, लगातार पढ़े जाते हैं। उसके बाद है कूट जो है लगभग सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह हर किसी में होते हैं। उदाहरण के लिए दिया है कि जीवाणु से मनुष्य में यू, और यहाँ पे याद रखना होगा फेनिल एलेनिन का कूट लेखन करता है। यू किसका? फेनिल एलेनिन का। और इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं जो प्रोटोजोआ में मिलता है। अगला जो दिया है AUG, कह रहा है कि ये दोहरा कार्य करते हैं, यानी दो काम करते हैं। या किसका कूट लेखन करते हैं? तो यहाँ पे याद रखना होगा मिथियोनिन का। और यू किसका? फेनिल एलेनिन का। AUG प्रारंभक कूट है और ये मिथियोनिन का कूट करता है। अगले पेज में हम लोग देखेंगे तो अगले पेज में जो टॉपिक आ रहा है वह है उत्परिवर्तन और आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट तो हम लोग अभी समझे हैं कि आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट होता है, 3 होते हैं, 64 होता है, कैसे काम करता है, कौन किसको कूट करता है, क्लियर हुआ। यहाँ पे बात आ रही है उत्परिवर्तन की। तो उत्परिवर्तन अगले चैप्टर में ही समझा दिया गया था कि शरीर में अचानक एकाएक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के इस किताब के इस चैप्टर में एक ही उत्परिवर्तन की बात ज्यादा करता है और उसका नाम है बिंदु उत्परिवर्तन। वो ज्यादातर बात किसकी करेगा? बिंदु उत्परिवर्तन की। तो अब देखेंगे आनुवंशिक कूट को इस तरह से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। दिया है कि मान लीजिए ये कूट है, इसमें लिखा है कि राम हैज रेड केप, और अगर इसमें बी को डाला जाए, जैसे ही हम बी को डालें यहाँ पे, तो रेड में का डी बगल में चला जाएगा और कैप का पी बाहर हो जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी के जगह पर अगर हम बी आई डाल दें, तब बी आई जब डालेंगे तो यहाँ से ए और पी बाहर हो जाएगा, ए और पी बाहर होता है। और अगर कह रहा है कि नहीं बी के जगह पर बिग डाल दें तो तब क्या होगा? तो आर, तो उसके बाद हो जाएगा इसमें CAP बाहर हो जाएगा, CAP पूर्णतः बाहर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आनुवंशिक कूट होता है और शरीर में परिवर्तन होते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे अंतरण RNA अनुकूलक अणु, अंतरण RNA अनुकूलक अणु, जिसे शॉर्ट फॉर्म में tRNA के नाम से जाना जाता है। यह ट्रांसफर RNA है, ट्रांसफर RNA है। इसमें सबसे खास बात है कि एग्जाम में इस tRNA का चित्र बनाना होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये डायग्राम एग्जाम में बनाने होते हैं। तो ये ट्रांसफर RNA का चित्र है। इसमें कई जगह होते हैं, जगह का नाम यहाँ पे दिया है। प्रति प्रकुट है, एंटीकोडोन के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि ये फंदा टाइप का होता है, तो ये इसमें इंडिकेशन होता है। ये ट्रांसफर RNA का चित्र एग्जाम में बनाना होता है। उसके बाद आ गया है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब हुआ RNA जिस विधि से प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, उस विधि को स्थानांतरण या रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगले पेज में देखेंगे हम लोग। अगले पेज में बात आती है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। कहने का मतलब जीन जो होता है वो अभिव्यक्ति कैसे करता है। अभिव्यक्ति का मतलब व्यक्त करना होता है, तो जीन जो होता है व्यक्त कैसे करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर, जीन क्या करता है?
कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है। कोई भी हमारे शरीर में जीन होता है जो कोशिका के केंद्रक के अंदर स्थित होता है, वह हमारे शरीर में अभिव्यक्त होकर मतलब सामने आकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है। दिया है इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ई कोलाई बैक्टीरिया है। कह रहा है इसमें जो एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका काम होता है डाइसेकेटाइड यानी लैक्टेज का जल अपघटन कराना, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है ई कोलाई बैक्टीरिया में एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो डाइसेकेटाइड को बदल देता है जल अपघटन के द्वारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ये काम होता है जीन अभिव्यक्ति का। अब देखेंगे अगला जो टॉपिक है वह है लेख प्रचालेख। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं लेख प्रचालेख का। इसे इंग्लिश में लेख ऑपेरान कहते हैं। याद होगा पहले था प्रोमोटर के बाद स्ट्रक्चरल जीन और स्ट्रक्चरल जीन के बाद समापन था। 3 होते हैं जो चित्र के द्वारा समझाया गया था। ये जो लेख प्रचालेख होता है यह सूक्ष्म जीवों में यानी जैसे बैक्टीरिया इत्यादि में देखा जाता है। बैक्टीरिया इत्यादि में, और ये कितने प्रकार के होते हैं, अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। दिया भी है लेख प्रचालेख, ट्रिप प्रचालेख, एटा प्रचालेख, हिस प्रचालेख और वेल प्रचालेख इत्यादि ऐसे ये होते हैं। ये बैक्टीरिया में होते हैं। ये कुटलेखन करते हैं। क्या कुटलेखन करेंगे, तो यहाँ ऊपर ही दिखा दिया गया कि ई कोलाई बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम होता है जो डाइसेकेटाइड या हम सेकेराइड भी बोल सकते हैं, डाइसेकेराइड को जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। सबको मालूम है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक इसी प्रकार का सूत्र होता है गैलेक्टोज का भी, C6H12O6। दोनों का सूत्र समान होता है, संरचना भिन्न होती है। ये बना किससे, तो डाइसेकेराइड से बना। ये क्या कराना पड़ा, जल से अपघटन यानी जल में घुलने के बाद ये बदल जाता है। तो ये क्रिया किसमें हो रही है, लेख प्रचालेख यानी लेख ओपेरान बोलते हैं, उसमें बैक्टीरिया इत्यादि में होता है। आगे देखेंगे अगले पेज में, तो दिया हुआ है यहाँ पे कि जो लेख प्रचालेख होता है उसमें 3 तरह के होते हैं। एक लेख जेड, लेख वाई और लेख ए इत्यादि होते हैं। इस तरह से इसको समझाया जाता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, टॉपिक बहुत जबरदस्त है, मानव जीनोम परियोजना। इसको HGP के नाम से भी जाना जाता है। H का मतलब हो गया ह्यूमन, G का मतलब जीनोम और P का मतलब प्रोजेक्ट और परियोजना भी होता है। बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है मानव जीनोम परियोजना। यह एक बृहद परियोजना है जिसमें विश्व के सभी मनुष्यों के डीएनए के अनुक्रम के गुणों को यानी आनुवंशिक कूट को इकट्ठा किया गया है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। अभी भी 20 से 30% ये काम पूर्णतः सफल नहीं है। 70% के आसपास इस जीनोम को आनुवंशिक कूट को इकट्ठा किया गया है और कंप्यूटर में संग्रहित किया गया है, जिसे हम मानव जीनोम परियोजना के नाम से जानते हैं। दिया भी है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मुख्य लक्ष्य दिया कि मानव डीएनए में मिलने वाले ह्यूमन जीनोम परियोजना के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य है, तो लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। जैसे हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मनुष्य है उसके डीएनए का 80% गुण एक दूसरे से मिलता है। जो 20% के अंदर होता है वही डिफरेंस होता है। उतना का ही स्टडी करना होता है जिससे हमें अन्य कार्यों में आसानी से सहायता मिल जाती है। तो देखेंगे अगला लक्ष्य क्या है इसका। तो अगला लक्ष्य इसमें दिया हुआ है कि मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करना। 3 बिलियन रासायनिक क्षार होते हैं जो मानव के डीएनए को बनाते हैं।
इसके बारे में पता करना। तीसरी बात, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। आंकड़ों, डाटा बनाना होता है जो कंप्यूटर में काम आएगा। आगे दिया, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु यानी पढ़ाई पढ़ने के लिए नई तकनीक का सुधार करना, नया तकनीक चाहिए उसके लिए। उसके बाद है योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना होता है, जिसमें मानव जीनोम परियोजना जो है बहुत मददगार साबित होता है। नैतिक का मतलब हुआ कि ये कोई व्यक्ति है, उसका कौन बेटा है या नहीं है। जैसे संपत्ति वाला व्यक्ति हो और कोई आकर नया कह दे कि आप मेरे पिता हैं, तो ये नैतिकता के बारे में बता देगा। डीएनए से ह्यूमन जीनोम परियोजना से पता चल जाता है। कानूनी तौर पे भी पता चल जाता है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसका सर नहीं मिला, बॉडी का एक हिस्सा मिला है, तो उसके डीएनए की खोज से हम पता कर सकते हैं कि वो हमारे घर का है या नहीं है। उसी तरह सामाजिक मुद्दे इत्यादि भी होते हैं। इसमें दिया है कि मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना, 13 वर्ष तक इस पे काम हुआ था। बहुत बड़ा काम था ये, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग दिया हुआ है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा सहयोग प्राप्त था। ये दिया हुआ, इसमें याद रखना होगा कि इसमें शुरू में तो अमेरिका और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन और अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। यह योजना कब पूर्ण हुई? तो 2003 में लिखा हुआ है, लेकिन यह परियोजना भले ही 2003 में लिखा हुआ है, लेकिन यह पूर्ण रूप से संपन्न होने में 2005 या 6 के आसपास आया था। तो इस तरह से यह ह्यूमन जीनोम परियोजना होती है। जो इसका आंकड़े होते हैं उसे कंप्यूटर के अंदर संग्रहित करते हैं। उसका इस तरह से क्रोमोसोम निकालते हैं, डीएनए निकालते हैं, उसके आनुवंशिक कूटों को पढ़ते हैं और उसे दिया है यहाँ पे अनुक्रम 2006 लिखा हुआ है। भले ही यहाँ पे 2003 दिया हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट हुआ है 2006 में। इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता बुक में दिया हुआ है, जिसे हम लोग पढ़कर देखेंगे। तो पहला दिया है कि मानव जीनोम 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। मानव जीनोम में कितने क्षार हैं? एग्जाम ऑब्जेक्टिव में सीधा लड़ेगा ये क्वेश्चन, 3164.7 करोड़। उसके बाद औसतन प्रत्येक जीन में कितने क्षार स्थित हैं? तो 3000 स्थित हैं। कह रहा है कि जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं, आकार अलग अलग है। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्राफिन में 2.4 करोड़ क्षार मिले हैं। डिस्ट्राफिन याद रखना पड़ेगा, और इसमें क्षारों की संख्या जो है 2.4 करोड़ क्षार है। उसके बाद तीसरा में विशेषता है कि जीन की संख्या 30,000 है। जीन की संख्या 30,000, यहाँ पे क्षार दिया है, जीन में 3000 क्षार है, यहाँ पे जीनों की संख्या 30,000 है। जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 से काफी कम है। यानी पहले का अनुमान लगाया गया था कि जीनों की संख्या 80,000 से 1,40,000 के आसपास है, लेकिन पता चला बाद में कि 30,000 है। यहाँ पे दिया हुआ कि लगभग सभी लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडस क्षार एक समान होते हैं। 99.9% सब में समान होते हैं। मात्र अंतर कितना का आता है? तो 0.1% ही एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति से डिफर करता है, अलग करता है। ये विशेषता में लिखी हुई है। अगला देखेंगे, खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। यानी जितने भी जीन पता किए गए उसमें सारे जीन की जानकारी हम लोग के पास अभी भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास 50% जीन की ही जानकारी पूर्ण रूप से है, जिस पर अभी काम बाकी है। आगे दिया है 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं। कह रहा है कि आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसमें जो आनुवंशिक कूट पार्टिसिपेट करते हैं वो कितना? तो 2% से भी कम का काम होता है प्रोटीन बनाने में, मदद करने में। अगला दिया है कि मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। पुनरावृत्ति यानी डीएनए, याद होगा कि डीएनए ही डीएनए को बनाता है, पुनरावृत्त करते जाता है और डीएनए बनता है। तो दिया है कि बहुत बड़े भाग का ये काम होता है कि डीएनए
अपना डीएनए बनाता रहे। अगला स्टेप में दिया है कि पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं। नाम से क्लियर है कि डीएनए के फैले हुए भाग हैं जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है। कर 100, 200, 500 या 1000 बार भी उनकी पुनरावृत्ति, पुनः का मतलब दोबारा, बार बार बनना होता है। उसके बाद है गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन कितना दिया हुआ है? 2968। और वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन होते हैं 231। यहाँ पे गुणसूत्र 1 जो लिखा है, 1 ना लिखकर ये 1 से, एक्स में सर्वाधिक होता है 2968 और वाई में होता है 231, सबसे कम होता है वाई में। लास्ट स्टेप है कि वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग अलग इकहरा क्षार का पता लगा। इकहरा क्षार मतलब एक ही क्षार रहेगा। इकहरा क्षार जैसे नाइट्रोजिनस क्षार जो होते हैं वो इसमें 2 लोग होते हैं, एक का नाम होता है प्यूरिन और एक का नाम होता है पायरीमिडीन। और इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 2-2-3 के हिसाब से होते हैं। इसमें एडिनोसिन, ग्वानोसिन होता है, इसमें थाइमोसिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। इकहरा क्षार मतलब सिर्फ एक क्षार होता है। अगले पेज में हम लोग देखेंगे, विशेषता क्लियर हुआ। अगले पेज में देखेंगे दिया है कि उपयोग और भविष्य की चुनौतियां। तो मानव जीनोम परियोजना का उपयोग बहुत अधिक स्तर पर है और इसका उपयोग हर देश में है, जरूरत अब बहुत ज्यादा है। चुनौतियां इसके पास है कि जो 50% ही जानकारी प्राप्त हुई थी उसे 100% कंप्लीट करना होगा, जो एक बहुत बड़ा कार्य है। अगला जो टॉपिक देखेंगे ये VBI टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। ह्यूमन जीनोम परियोजना भी VBI टॉपिक है जो एग्जाम में लड़ेगा। और ये यहाँ पे जो है ये भी VBI है और इसका नाम है DNA और DNA अंगुली छापी। इसको इंग्लिश में DNA फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग में क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को या जीव को या सजीव को या मनुष्य को हाथों से टच करते हैं तो ये पता चल जाता है कि इसको किसने टच किया। वो DNA के आनुवंशिक कूट के द्वारा पता चल जाता है, तो उसी को DNA अंगुली छापी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिया है कि ये कैसे होता है। तो DNA अंगुली छापी में DNA अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। DNA अंगुली छापी एक प्रक्रिया है जिसमें DNA अनुक्रम में उपस्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसको पुनरावृत्ति DNA कहते हैं और इसके माध्यम से DNA अंगुली छापी कंप्लीट होता है। DNA अंगुली छापी कंप्लीट होता है। और इसमें देखेंगे कि DNA अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ DNA अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक, इसमें लाभदायक भी है, आनुवंशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। साधारण तौर पर से हमें यह समझ लेना चाहिए कि DNA बहुरूपता क्या है। बहुरूपता यानी जो अंतर होता है एक के DNA से दूसरे के DNA में जो अंतर होता है 0.1%, वह बहुरूपता हो जाता है। और इसी बहुरूपता का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, तो जीवों में अंतर या जातियों में अंतर इत्यादि दिखता है। तो इस तरह से यह चैप्टर जो है हम लोग का फिनिश होने के कगार पे फिनिश हो रहा है। तो हम सभी लोग इस चैप्टर को कंप्लीट देखेंगे, इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। जहां इससे मिलता जुलता अगर आपके पास क्वेश्चन है, चाहे वो गेस्ट पेपर से हो, कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछे, जिसका आंसर हम देने का काम करेंगे। धन्यवाद।